वित्तीय कार्यवाही बल का गठन कब किया गया था? वित्तीय कार्यवाही बल, जान लीजिए इसको FATF के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्यवाही बल को कहा जाता है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1989। इसका आंसर होगा 1989। 1989 में वित्तीय कार्यवाही बल का गठन किया गया था और इसका गठन G7, आप लोगों ने नाम सुना होगा, G7 ग्रुप ऑफ 7 नामक राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। ग्रुप ऑफ 7 आप जानते हैं कि दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है, जिसके प्रमुख सदस्यों के नाम भी मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बता देता हूं। G7 में 7 राष्ट्र शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इन राष्ट्रों के द्वारा 1989 में FATF का गठन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं कि संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। तो FATF का गठन करने का प्रमुख उद्देश्य था कि यह संगठन दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा था। तो आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी था कि उसके वित्तीय स्रोतों को नियंत्रित किया जाए, और वित्तीय स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए एक वैश्विक संस्था की जरूरत थी। परिणाम स्वरूप G7 की पहल पर FATF का गठन किया गया। वहीं ये टेरर फंडिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, चूंकि टेरर फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग है कि इसके तहत अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध बनाया जाता है। अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध बनाने की एक प्रक्रिया है मनी लॉन्ड्रिंग, और इससे भ्रष्टाचार को बड़ा बढ़ावा मिलता है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए बड़ा ही घातक साबित होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए FATF का गठन 1989 में किया गया। ठीक है, अब आते हैं कि FATF के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अभी इसके कुल सदस्यों की संख्या 37 है, 37, और भारत भी इसका एक सदस्य है। भारत भी इसका एक सदस्य है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो एकदम करंट का है, मैं आपको बताता हूं कि ये जरूरी भी है आगामी परीक्षाओं के लिए, कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो मार्क फ्लेयर, याद रखिएगा आप लोग, मार्क फ्लेयर वर्तमान में FATF के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, परसिवरेंस, ये एक ही में है, अलग अलग नहीं है। परसिवरेंस रोवर क्या है? रोवर, जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे होंगे, रोवर का मतलब होता है यान, और रोवर शब्द का प्रयोग उन यानों के लिए किया जाता है जो स्पेस में भेजा जाता है। तो परसिवरेंस रोवर निश्चित रूप से ये स्पेस प्रोग्राम को एक्सप्रेस करता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि परसिवरेंस रोवर नासा का ये मंगल मिशन है। मंगल मिशन, नासा का ये मंगल मिशन है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस नेशनल एजेंसी, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नासा। ये अमेरिका का अंतरिक्ष विभाग है, और इसके द्वारा परसिवरेंस रोवर को 2020 में
2020 में मंगल के लिए मंगल ग्रह पर भेजा गया और 18 फरवरी 2000 को यह मंगल पर लैंड किया। 2021 यह मंगल पर लैंड किया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज दुनिया में, विशेषकर दुनिया के विकसित राष्ट्रों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक तरह से होड़ मचा हुआ है। खासकर इनमें विकसित देश और भारत जैसे राष्ट्र भी शामिल हैं। और चूंकि मंगल ग्रह के विषय में मैं आपको बता देता हूं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर मंगल ग्रह पर मंगल अभियानों को लेकर इतनी बेचैनी दुनिया के देशों में क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मंगल जो है, आपको पता होगा कि हमारे सौर मंडल में सूर्य सहित 8 ग्रह हैं वर्तमान में, और मंगल जो है वो सूर्य से चौथे स्थान पर, दूरी के आधार पर चौथे, पहला कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, क्रम में यह चौथे स्थान पर है, पहली बात। दूसरा, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह, लाल ग्रह कहने का मतलब है कि चूंकि इसकी सतह जो है वो लाल है, और ऐसा होने के पीछे जो कारण है वह है आयरन ऑक्साइड। मंगल की सतह में आयरन ऑक्साइड की बहुलता है, जिसके वजह से इसका सतह लाल है, और इसके चलते हम इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो कहा जा रहा है कि इससे पूर्व जो मंगल को लेकर जो अनुसंधान हुए, उन अनुसंधानों से ऐसा पता चला है कि मंगल पर किसी न किसी काल में जीवन अवश्य रहा है, भले ही वो जीवन का सूक्ष्मतम स्वरूप ही क्यों ना हो, लेकिन जीवन के होने का साक्ष्य मिला है। और इस साक्ष्य के आधार पर ही आज अनेक राष्ट्र मंगल ग्रह पर अपने अनुसंधान कर रहे हैं। अपना भारत भी उसमें शामिल है। कुछ दिन पहले भारत ने भी मंगल मिशन किया था, उसका नाम था मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसको मॉम कहा गया था, और दुनिया का वो सबसे सस्ता मंगल अभियान भी कहा गया था। समझ रहे हैं? तो मंगल के ग्रह की पर जीवन के साक्ष्यों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, और नासा द्वारा उसी प्रयास के तहत परसिवरेंस रोवर मंगल पे भेजा गया है। मंगल ग्रह की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे इसके 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस, इसके 2 उपग्रहों के नाम हैं। और एक और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मैं बताता हूं कि दुनिया, इस हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मेशी जो है वो मंगल पर ही स्थित है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई जो है वो एवरेस्ट से 3 गुने के बराबर है। एवरेस्ट से 3 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार आप लोग समझ रहे होंगे कि मंगल मिशन को लेकर ये परसिवरेंस रोवर नासा के द्वारा किया गया है। भारत ने भी किया है, चीन ने भी किया है, बहुत से देश इसमें प्रयासरत हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उमंग ऐप, सॉरी ये एक्ट नहीं ऐप है, उमंग ऐप जिसको बोलते हैं, उमंग ऐप क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, उमंग UMANG, अंग्रेजी में इसको हम लिखेंगे तो UMANG, उमंग। इसको अंग्रेजी में यदि कहना होगा तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये उमंग का पूरा नाम हुआ। जान लीजिए, इस ऐप का निर्माण भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा किया गया है। अब आते हैं कि इस ऐप इस ऐप की क्या जरूरत है। तो जान लीजिए 2014 में 7 अगस्त 2014 को भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, आप लोगों को पता होगा। जैसा कि आप लोगों को यह भी पता होगा कि ये डिजिटल इंडिया है क्या। तो ये डिजिटल इंडिया जो था वो भारत को डिजिटली रूप से सशक्त और एक ज्ञान समाज के रूप में स्थापित करने की बात कहता है। तो उसी डिजिटल इंडिया के तहत, यानी कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने उमंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस को क्रियान्वित करना, लागू करना। इसके तहत भारत और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं को एक जगह लाया जाएगा और एक जगह इसके पीछे सरकार का ये उद्देश्य है कि वह लोगों को सरकारी योजनाओं का सुविधा या लाभ जो है ऑनलाइन सुविधा या लाभ प्रदान करना और उसको एक ही जगह लाकर उन्हें सहूलियत प्रदान करना। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2017-18 में गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया। यह क्वेश्चन है कि वर्ष 2017-18 का कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं और मक्का उत्पादन में किस राज्य को दिया गया। तो जान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने, चूंकि आप लोग बीपीएससी आप पर फोकस किया आप लोग कर रहे हैं और हम लोग का भी प्रयास है, तो बिहार से रिलेटेड 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में मेरा ये सवाल है और जान लीजिए इसका आंसर भी है बिहार। इसका आंसर है बिहार। वर्ष 2017-18 का कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को दिया गया क्योंकि बिहार ने गेहूं और मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। ये बात हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। तो कृषि कर्मण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो 2011-12 में खाद्यान्नों, मोटे अनाजों, तिलहनों, दलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चूंकि बिहार पर हम लोग आए हैं तो बिहार से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जैसे आपने देखा कि गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में छठे स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। उसी प्रकार मक्का के उत्पादन में हमारा जो स्थिति है वो हम पूरे भारत में तीसरे पायदान पर हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य फसल भी हैं, जैसे जूट उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, तंबाकू में तीसरे स्थान पर हैं, धान में चौथे स्थान पर हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि एक सुखद स्थिति फलों के मामले में है, जहां आम, लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर काबिज है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई का गठन कब किया गया था। सीबीआई बड़ा ही प्रचलित है। सीबीआई जो वर्ड है वो बड़ा ही प्रचलित है।
और हमको लगता है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा इस शब्द से परिचित है। तो इतना लोकप्रिय शब्द ये रहा है। साथ ही साथ अभी हाल में भी सीबीआई शब्द या सीबीआई जो संस्था है वो चर्चा का विषय रहा है। चूंकि आप लोग यदि पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि भारत के कुछ राज्यों ने जैसे महाराष्ट्र, अभी वर्तमान कुछ दिन पहले झारखंड आदि राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्य के मामलों की जांच करने का जो अधिकार दे रखा था उसे उसने वापस ले लिया। इस कारण से भी ये चर्चा का विषय रहा है। दूसरी बात है कि बार बार सीबीआई की अधिकारिता को लेकर भी विवाद रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई का गठन किया गया था। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। यह एक अन्वेषण एजेंसी है जो अपराध, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, देशद्रोह इत्यादि से संबंधित मामलों की जांच करता है। विशेषकर केंद्रीय संगठनों से जुड़े हुए विभागों में भ्रष्टाचारों की यह जांच करता है। लेकिन यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो इसे राज्य से संबंधित मामलों में भी जांच करने का दायित्व सौंप सकता है। यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, पेपर में पढ़ते भी रहे हैं कि फलाने राज्य के राज्य सरकार ने किसी अमुक घटना की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। तो ये बड़ा ही टेक्निकल लगता होगा, थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा कि सौंपा, अर्थात ये राज्य सरकार की सहमति को दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सीबीआई जो संस्था है, इस संस्था का एक प्रमुख होता है जिसको निदेशक, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कहा जाता है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है जिसमें 3 व्यक्ति होते हैं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों की आपसी सहमति के द्वारा डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय अनुसूची नेशनल एससी कमीशन जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर है इसका विजय सांपला। विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है विजय सांपला। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने एवं उनके हितों को बढ़ावा देने या उनके सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले उपायों पर गौर करता है, उसकी सिफारिश करता है। साथ ही साथ यह एससीओ अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों की भी जांच पड़ताल करता है। नेशनल एससी कमीशन जो है, इसका गठन, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं।
जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह संस्था जो है वह देश में अनुसूचित जाति की स्थितियों पर प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास सौंपा जाता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के या संबंधित राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उसके विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो देश में अनुसूचित जाति के हितों को लेकर हितों के संवर्धन एवं रक्षा हेतु कार्य करती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस याद रखिएगा आप लोग, कुछ डेट्स वगैरह भी पूछे जाते हैं और डेट्स जो पूछे जाते हैं वो यूं ही नहीं होते हैं, वो निश्चित रूप से किसी न किसी इंपॉर्टेंट घटना से जुड़े होते हैं। चूंकि वर्तमान में बिहार में पंचायती राज या पंचायती व्यवस्था में चुनाव का ये वर्ष है और मैंने इसलिए यह सवाल लाया है। तो जान लीजिए कि 24 अप्रैल को हमारे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 24 अप्रैल को ही क्यों? तो इसके पीछे भी कारण है और यह कारण है कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था देश में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से आप लोग परिचित होंगे, यदि नहीं तो मैं इसके विषय में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात, यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करता है, जो पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इसे हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में लागू किया गया था। तीसरा, यह भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना को सुनिश्चित करता है। त्रिस्तरीय मतलब एक ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। और अगली जो बात है महत्वपूर्ण है वो है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, साथ ही साथ एक नया भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं। जो नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है उसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है। इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है। इसी के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।
पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये इस पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपके समक्ष रखा है। जैसा कि मैंने एक बात आपको बताया कि हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां त्रिस्तरीय ना होकर द्विस्तरीय पंचायती राज है, अर्थात वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पीहू नहीं है, बीहू है। बीहू नामक लोक पर्व किस राज्य से संबंधित है, जान लीजिए। तो इसका आंसर है असम। असम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक प्रमुख राज्य है और उस राज्य में बीहू नामक एक महत्वपूर्ण पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। असम को पूर्वोत्तर का द्वार, डोर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। असम देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस राज्य की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है। इसकी राजधानी दिसपुर है वर्तमान में। प्रारंभ में इसकी राजधानी शिलोंग थी, लेकिन 1968 में नागालैंड और 1972 में मेघालय एवं मिजोरम का गठन असम को काटकर किया गया। परिणाम स्वरूप इसकी राजधानी दिसपुर में स्थापित की गई। यूं तो असम राज्य की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं जो है इसे भारत के एक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शुमार करता है। जैसे यह चाय का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। दूसरा, भारत में खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम का पहला अवशेष जो है वो असम राज्य के दिगबोई तेल क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ था। आज भी दिगबोई से खनिज तेलों का उत्पादन हो रहा है। असम राज्य में प्राकृतिक दृष्टि से भी यह काफी धनी है। काजीरंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो अपने एक सिंह वाले गैंडे के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार मानस राष्ट्रीय उद्यान जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है वह असम राज्य में ही स्थित है। रेशम उत्पादन, रेशम के महत्वपूर्ण प्रकारों का उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम के लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो इस प्रकार असम राज्य की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ पर मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाती है? भारत का एकमात्र मंदिर, आप लोगों को पता होगा या आप लोग महसूस भी करते होंगे कि हमारे देश में यदि सभी मंदिरों को देखा जाए और यदि उनकी गणना की जाए तो ज्यादातर मंदिर शिव और विष्णु के ही मिलेंगे। शिव और विष्णु हमारे प्रमुख आराध्य हैं और हमारे देश में बहुसंख्यक लोग शिव और विष्णु के भक्त हैं और देश में अनेक मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर लिंगराज मंदिर है जहां पर शिव और विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। यह लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में सोमवंशी